हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ड्रीम जोन क्लासेस। इस सीरीज में स्टार्ट करने वाले हैं आज क्लास 11, जिसमें कि हम लोग आईटी एक्ट 2000 को डिटेल में कंप्लीट करेंगे। ओके क्योंकि आईटी एक्ट से कुछ क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, तो अगर आप डिटेल में जानेंगे तभी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तक पहुंच पाएंगे। ओके अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको कोई नया टॉपिक या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई नई चीज़ अगर पढ़नी चाह रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं वीडियो फॉर्मेट में उसको लेके आ सकती हूँ। जैसा कि आप जानते हो आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो आप रिवाइज करिए उसको, उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में वो भी डाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, क्योंकि ये 2000 लिखा हुआ है तो ये आपको पता होना चाहिए 2000 में ही आया था। ओके द प्राइमरी लॉ इन इंडिया डील्स विद द साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये लॉ क्या करता है, साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से रिलेटेड लॉ बनाता है। ओके तो साइबर क्राइम क्या होता है, जैसे हम लोग का जनरली चोरी डकैती हम लोग का जो कॉमन मतलब हम लोग की डेली लाइफ में हो रही होती है, तो उससे रिलेटेड हम लोग का क्या करते हैं, उसे हम लोग नॉर्मल क्राइम कहते हैं। और जो साइबर लेवल पे हो रहा है मतलब इंटरनेट लेवल पे हो रहा है, द क्रिमिनल एक्टिविटीज कैरीड आउट बाय द मीन्स ऑफ कंप्यूटर और इंटरनेट, वो क्या होगी, हमारी साइबर क्राइम होगी। जो कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट लेवल पे जो भी क्राइम हो रहे हैं वो क्या हो गया, हमारे साइबर क्राइम हो गए। लाइक हैकिंग हो गया, फिशिंग हो गया, और कहीं आप जैसे ऑफेंसिव मैसेजेस आपको कोई भेज रहा है, कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हो रही है जो आपको हार्म कर रही है, तो वो सारे क्या होगा, हमारे साइबर क्राइम होगा। उससे रिलेटेड लॉ हमारे आईटी एक्ट में बने हुए हैं। ओके तो ई कॉमर्स क्या होता है, जैसे हम लोग इंटरनेट लेवल, ई शब्द आपको जहाँ दिख रहा है मैंने आपको बताया कि ई शब्द का सीधा मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक। अगर ई शब्द दिखे तो सीधा समझ जाइए कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसे हम लोग ईसी के नाम से भी जानते हैं। ओके इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और ऑफ द ट्रांसमिटिंग ऑफ फंड्स और डेटा ओवर एंड द इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क प्राइमरली द इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा जो भी अपना क्या हो रहा है, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स चल रहा है, जो भी बिजनेस चल रहा है, जो भी ट्रांसमिटिंग ऑफ फंड्स और डेटा चल रहा है, वो क्या हमारा ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो भी हमारी किस में आएंगी, आईटी एक्ट 2000 में ही आएंगी। ओके इंस्पायर्ड कहाँ से हुआ, कहाँ से हम लोगों ने सोचा आईटी एक्ट के बारे में, तो यूनाइटेड नेशन मॉडल ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स था 1996 में, जिससे हम लोगों ने क्या किया, इंस्पायर्ड होकर अपने इंडिया में ये एक्ट लेके आए। ठीक है, ये हमारा यूनिट्रल मॉडल था, उससे हम लोग इंस्पायर्ड होकर अपने इंडिया में ये एक्ट लेके आए। पास्ट कब हुआ, 30 जैन 1997 को ये पास हुआ बाय द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा ये 30 जैन 1997 को पास किया गया। ओके तो इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। बिल पास इन द बजट सेशन 2000 बजट सेशन में क्या हुआ, इस बिल को पास किया गया था, साइन किया गया था के आर नारायणा ऑन 9 मई 2000 के टाइम पे क्या थे, के आर नारायण हमारे भारत के क्या थे, प्रेसिडेंट थे, जिनके द्वारा इस बिल को क्या किया गया था, साइन किया गया था। याद रखना है बजट सेशन 2000 में इस बिल को साइन किया गया था। ओके बजट सेशन 2000 में साइन किसके द्वारा किया गया था, के आर नारायण ऑन 9 मई 2000। This bill was finalized by the group of official headed by the Minister of Information Technology। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे उनके द्वारा क्या किया था, फाइनलाइज किया गया था। उस टाइम पे मिनिस्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन थे, प्रमोद महाजन के द्वारा किया गया था, फाइनलाइज किया गया था। ओके 9 मई 2000 ये डेट याद रखनी है आपको। ओके तो इससे रिलेटेड कुछ एक्ट हैं। तो जो ओरिजिनल हमारा आईटी एक्ट था उसमें क्या थे, 94 सेक्शंस थे, 13 चैप्टर में डिवाइड था, 4 शेड्यूल थे। 94 सेक्शन थे, 13 चैप्टर थे और 4 शेड्यूल थे। कितने सेक्शन थे, 94 सेक्शंस थे, 13 चैप्टर थे और 4 शेड्यूल्स थे। सिटेशन इसका क्या रखा गया, इंफॉर्मेशन एक्ट 2000। इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 के नाम से इसको जाना जाता है, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, आईटी एक्ट। क्या कहते हैं हम लोग इसको शॉर्ट में, आईटी एक्ट। ओके आईटी एक्ट 2000। सिटेशन इसका था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ओके इनेक्टेड बाय किसके द्वारा इनेक्ट किया गया था, पार्लियामेंट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा से इनेक्ट किया गया था। डेट कौन सी थी, 9 जून 2000, 9 जून 2000 क्या थी इसकी डेट थी, जिस डेट को इसको क्या कहता है, इनेक्ट किया गया था। अभी तक आईटी एक्ट में सिर्फ एक ही अमेंडमेंट हुआ है, एक ही संशोधन हुआ है, जिसमें कि
IT एक्ट 2000 में ये नया संशोधन हुआ, उसके बिहाफ पे अभी का हमारा चल रहा है फिलहाल, लेकिन क्वेश्चन हमारे IT एक्ट 2000 से ही बन रहे होते हैं, तो हम लोग उसको भी डिटेल में जानेंगे। ओके, जो हमारा IT अमेंडमेंट एक्ट था 2000, उसके अंतर्गत क्या क्या आया? इट इंट्रोड्यूस द सेक्शन 66A विच पेनलाइज द सेंडिंग ऑफ ऑफेंसिव मैसेज। इसमें क्या था? 66A को इंट्रोड्यूस कराया गया, जो कि रिलेटेड था हमारा ऑफेंसिव मैसेजेस से। अगर आपको कोई गलत मैसेज कर रहा है या ऐसी आपको गलत चीज़ लग रही है मैसेज से रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हो? सेक्शन 66A के अंतर्गत इसमें क्या कर सकते हो? केस कर सकते हो, जिससे उसको उसकी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, या जो भी उसकी सजा होगी वो उसको झेलनी पड़ेगी। ओके, और इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस द सेक्शन 69 सेक्शन को भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, जो क्या है? अथॉरिटी ऑफ द पावर इंटरसेप्शन और द मॉनिटरिंग ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर। अब इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे कोई कंपनी है, जैसे फेसबुक है, अब फेसबुक क्या है? एक कंपनी है। अब फेसबुक के अंतर्गत क्या है? सभी लोग यूजर्स उस पर काम करते हैं, सबके अपने अपने ID पासवर्ड है, सबका अपना अपना डेटा है, सब लोग अपनी चैटिंग कर रहे हैं या कोई भी चीज़ डाल रहे हैं। तो इस एक्ट के ड्यूरेशन में क्या हुआ? सेक्शन 63 में क्या हुआ कि इस एक्ट में बताया गया कि जो भी कंपनी होगी, या फेसबुक हुआ, व्हाट्सअप हुआ, तो उस कंपनी के पास अथॉरिटी है कि वो अपनी आपकी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्रिप्शन रूप में देख सके। मतलब कि सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या होगी? उस कंपनी के पास रहेगी। भले आप कोई वीडियो कॉलिंग कर रहे हो या कोई चैटिंग कर रहे हो या कोई भी आप अपनी पर्सनल डेटा डाल रहे हो, तो उस कंपनी के पास अथॉरिटी है कि उसको वो एक्सेस कर सके। ओके, तो ये आया था सेक्शन 69 में। ओके, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है? कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड है। इससे पहले सम पॉइंट्स अबाउट द IT एक्ट। The Act provides the legal framework for the electronic government by giving the recognition of records and digital signature। अब रिकॉर्ड्स और डिजिटल सिग्नेचर के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया था। अब आप ये सोच रहे हो कि मैम ये तो हम लोग नॉर्मली फोटो क्लिक करके भी रख सकते हैं एज अ PDF फॉर्मेट, सिग्नेचर भी हम लोग एज फोटो या PNG फॉर्मेट में रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, IT एक्ट के अंदर एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क बनाया गया, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने रिकॉर्ड्स रख सकते हैं और डिजिटल सिग्नेचर रख सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप रिकॉर्ड्स की फोटो खींच के, डिजिटल सिग्नेचर की फोटो खींच के आप सीधा रख रहे हो। ये प्रॉपर एक मेथड होता है जिसमें आप डिजिटल सिग्नेचर पूरा गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बनवाते हो। जैसे आप लाइक अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड बनवाते हो ना, जो डिजिटली आपका एक नंबर प्रोवाइड कराता है, सेम आपका डिजिटल सिग्नेचर भी पूरा एक प्रोसेस होता है, जिसके अंतर्गत आपकी डिजिटल फोटो बनेगी, आपका एड्रेस रहेगा, आपका वीडियो फॉर्मेट तक रहता है, आपका वीडियो फॉर्मेट रहेगा। एक प्रॉपर पूरा एक प्रोसेस होता है, जिस ड्यूरेशन में आपको एक पेन ड्राइव के रूप में इस डिजिटल सिग्नेचर को प्रोवाइड किया जाता है, जो डिजिटल सिग्नेचर आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से आपका रिकॉर्ड भी इस तरीके से, मतलब पूरा आपका रिकॉर्ड क्या होगा? पूरा फाइनलाइज्ड होगा कि वो रिकॉर्ड आपका ही है। ओके, तो एक फ्रेमवर्क, इसमें लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया था, जिसमें कि हम लोग रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड एंड डिजिटल सिग्नेचर को एक्सेस कर पा रहे हैं। इट ऑल्सो डिफाइंस द साइबर क्राइम्स एंड प्रिस्क्राइब द पेनल्टी फॉर देम। इसमें क्या था? साइबर क्राइम को लेके पेनल्टी लगा, मतलब अगर साइबर क्राइम कोई भी हो रहा है तो आप उससे रिलेटेड कोई केस कर रहे हो, तो जो सामने वाला बंदा होगा या जिससे रिलेटेड आप ये कर रहे हो केस, तो उसको क्या करने का? उसकी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, या जो भी सजा प्रिस्क्राइब की गई होगी उस सेक्शन में वो उसे देनी पड़ेगी। ओके, तो इट ऑल्सो एस्टेब्लिश अ साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट राइजिंग द न्यू लॉ। अब इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको गलत लग रही हैं साइबर लेवल पे, तो वो सारी आप क्या कर सकते हो? इस लॉ के ड्यूरेशन में उस पर एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, IT अमेंडमेंट हो गया। और चलो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। सेक्शन 65 में क्या है? टेम्पर विद द कंप्यूटर रिसोर्सेज डॉक्यूमेंट। अगर आपकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ मतलब आपकी डॉक्यूमेंट कोई चोरी कर रहा है, तो उससे रिलेटेड क्या आएगा? हमारा सेक्शन 65 से केस किया जाएगा, जिसके ड्यूरेशन में जो भी इसमें सजा प्रिस्क्राइब होगी वो दी जाएगी। ठीक है, तो ये टेम्पर विद द कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। ओके, सेक्शन 66 हमारा किससे रिलेटेड है? हैकिंग से रिलेटेड है। जैसे आपका कोई पर्सनल डेटा ले लेता है या फिर ID पासवर्ड आपका हैक हो रहा है, तो उससे रिलेटेड सेक्शन 66 में आप रेट लगा सकते हो। सेक्शन 66B क्या है? स्टोलन ऑफ कंप्यूटर, या आपका मोबाइल चोरी हो जाता है, तो उस टाइम पे आप क्या करते हो? सेक्शन 66B से आप क्या करते हो? इसमें यूज़ करते हो। ओके, और सेक्शन 67 हमारा है सेक्सुअल एक्ट से, या कोई सेक्सुअल इमेज नेटवर्क पे डाल रहा है या वीडियोस डाल रहा है, तो उससे रिलेटेड आप सेक्शन 67A में आप रेट दायर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपका है
अच्छा मैंने कुछ आपको शॉर्टकट कीज ली हुई हैं। अब मैं रोज सेशन में शॉर्टकट की ले रही हूँ, जिससे कि आपको आगे जब हम लोग प्रैक्टिकल सेशंस करेंगे तो उसमें आपको आसानी होगी करने में, क्योंकि तब तो मैं ओनली प्रैक्टिकल करा रही होंगी, मतलब बताते भी जाएंगे, लेकिन आपको पहले से ये सारी चीज़ें पता होंगी तो करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो कंट्रोल टी क्या होता है, अगर आप जैसे आप अभी आप डॉक्यूमेंट्स वाला पढ़ोगे, वर्ड पढ़ोगे, तो उसमें क्या होगा, फॉन्ट ग्रुप आपको दिखाई देगा। उस फॉन्ट ग्रुप को आप जाने के लिए क्या करते हो, एरो की का इस्तेमाल करते हो, जनरली आपको दिख रहा होता है सामने से। अगर वही आप शॉर्टकट तरीके से करना चाहते हो तो सीधे आप कंट्रोल टी दबा सकते हो, सीधे आपका फॉन्ट ग्रुप ओपन हो जाएगा। कंट्रोल यू क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को आप अंडरलाइन करना चाह रहे हो तो कंट्रोल यू की का इस्तेमाल कर सकते हो। कंट्रोल वी क्या होता है कि किसी भी कॉपी करेगा टेक्स्ट को पेस्ट करना हो तो कंट्रोल वी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू का मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, जो भी ओपन डॉक्यूमेंट है उसको क्लोज करना है तो हम लोग कंट्रोल डब्ल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स का मतलब जैसे कॉपी होता है ना, तो कॉपी में क्या होता है कि जो टेक्स्ट आपने कॉपी कर लिया तो वो कॉपी किया हुआ, जैसे इस फाइल से कॉपी किया, इस फाइल में डाला, तो वो टेक्स्ट क्या हो गया, उसकी दो कॉपी बन गई, मतलब ये भी और ये भी। लेकिन आप अगर कंट्रोल एक्स करोगे, मतलब कि कट करोगे, तो क्या होगा, वो जो फाइल होगी वो इस यहाँ से कट की गई तो क्या होगा, यहाँ इस वाले डेटा से वो फाइल क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, हमारी वो फाइल वहाँ से चली जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगी दूसरे वाले फोल्डर में ये फाइल आ जाएगी। तो कॉपी का मतलब वो डेटा दो जगह आ जाएगा, और कट का मतलब वो डेटा पुरानी फाइल से जाके नई फाइल में चला जाएगा, मतलब यहाँ से वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड ये आपस में रिलेटेड होते हैं, अंडो और रीडो। अगर आपका कोई टास्क है वो आपसे गलती से क्या हो गया, कट हो गया है, डिलीट हो गया है, या कोई चीज़ आपसे मतलब गलती से गलत हो गई है, तब उस गलती के एक स्टेप पीछे जाने के लिए कंट्रोल जेड का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग अंडू। ओके, जैसे अभी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो ये चीज़ डिटेल में समझेंगे। तो अगर उस गलती के एक स्टेप पीछे जाए, कोई भी काम कर रहे हो एक स्टेप पीछे जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अंडू करते हैं। अब एक स्टेप पीछे चले गए तो आपने कहा लो स्टेप पीछे नहीं जा, अब गलती से क्या हुआ, 2-3 बार कंट्रोल जेड दबा दिया, तो अब एक स्टेप पीछे न जाके 4-5 स्टेप पीछे चले गए, तो आप क्या करोगे, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। तो उस केस में हमारा कंट्रोल वाई काम होता है। तो अंडो किए गए ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, रीडो कर सकते हैं, मतलब कि अगर 4-5 स्टेप पीछे चले गए तो उन स्टेप्स को आगे लाने के लिए हम लोग कंट्रोल वाई मतलब कि रीडो का इस्तेमाल करके हम लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कुछ फुल फॉर्म्स है जो आपको याद करने। अच्छा, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे एब्रिविएशन होते हैं जो एग्जाम में पूछ लेते हैं, फिर आप कहते हो मैम लो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, वो कंप्यूटर की ही टर्मिनोलॉजी है। अब हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं होती, कुछ चीज़ें आपको सिर्फ ओनली एब्रिविएशन के रूप में पूछी जा रही हैं, तो जरूरी क्या उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़े, लेकिन वो समझेंगे सारी चीज़ें। लेकिन आपको अभी से क्या करना है, एब्रिविएशन लर्न करते हुए चलना है, भले ये 5-5, 10-10 करें। इससे क्या होगा, जब भी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपके पास एक परफेक्ट कलेक्शन हो जाएगा एब्रिविएशन का, जिससे कि आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूट रहे होंगे। ओके, तो सबसे पहला हमारा मॉडम आप लोगों ने नाम सुना होगा कि इंटरनेट चलाने के लिए कंप्यूटर में मॉडम लगा देते हैं, इसमें चिप लगी होती है। तो एक्चुअली वो करता क्या है कि वो नेटवर्क प्रोवाइड कराता है हमारे कंप्यूटर को। उसको डिटेल में हम लोग इंटरनेट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट हमारा है WWW मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, WWW मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये भी इंटरनेट के अंदर होता है। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, ये भी हम लोग, ये तीनों टर्मिनोलॉजी हम लोग इंटरनेट चैप्टर में पढ़ेंगे। वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। PC DOS का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हमारा। ठीक है, इसमें हम लोग मल्टी यूजर काम नहीं कर पाते हैं, सेकंड चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारा क्या है, NICNET नेशनल कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सेंटर, नेशनल कंप्यूटर इंफॉर्मेशन नेटवर्क, सॉरी नेशनल कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क गलत पढ़ गई मैं, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। बार बार रिपीट क्या करो, मल्टीपल टाइम रिवीजन क्या करता है, आप लोगों का लर्न अच्छे से करा देता है। तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। नेक्स्ट क्या आपका लैन मतलब कि लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। ये भी हमारा इंटरनेट चैप्टर के अंतर्गत है।
ENIAC ये क्या था हमारा, जो फर्स्ट जनरेशन के हमने कंप्यूटर्स पढ़े थे उसमें आपने पढ़ा था ना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारा कुमाई, इसका है कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज, कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज, कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज, कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज, कॉमन एल्गोरिथम। एक और रिवाइज करते हैं। मॉडम का होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। WWW मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। वैन का मतलब क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। PC-DOS का मतलब क्या है, पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। NICNET का मतलब क्या है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर कंप्यूटर, सॉरी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। नेक्स्ट अपन का है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट अपना कौन सा है, ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारा कोमाई मतलब कि कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज, कौन सा है, कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज, कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज। ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप नोट्स बनाते चलो, ओके, जिससे कि आपको ये सारे कुछ याद हो जाए एकदम अच्छे से, ओके। तो नेक्स्ट हमारा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। और जो भी आपको टॉपिक्स फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड डाउट कर रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, जिसको मैं वीडियो फॉर्मेट में ला सकती हूँ। और आपको और भी चीज़ें कंप्यूटर से रिलेटेड चाहिए तो आप ये भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और कल से हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।